स्वागत है आप सबका देवभूमि उत्तराखंड में। हम लोग हैं इस वक्त चारधाम यात्रा में से एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रमुख धाम बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर। इस वक्त हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम, और ये जगह जो है ये है कोडियाला, जो ऋषिकेश से थोड़ा सा आगे पड़ती है। तो अभी हम वहाँ पहुँच गए और इसके बाद आएगा देवप्रयाग, और फिर आएगा श्रीनगर, फिर आएगा रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, फिर आएगा बद्रीनाथ। तो हम जाते हुए रास्ते में जितने भी पॉइंट होंगे वो सब आपको दिखाते हुए चलेंगे एक एक करके, और उनके बारे में क्यों वो प्रसिद्ध है वो भी बताते चलेंगे। तो हम लोग इस वक्त आ गए ऋषिकेश में, और ये जो पॉइंट है ये है शिवपुरी। तो यहाँ से बद्रीनाथ धाम है 285 किलोमीटर दूर। रोड बहुत ही अच्छी बनी हुई है, पूरे बद्रीनाथ धाम से थोड़ा पहले तक ही, लगभग जोशीमठ तक रोड काफ़ी अच्छी है, रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। और इस तरह की बसें आपको मिल जाएंगी हरिद्वार से और ऋषिकेश से, जो कि अर्ली मॉर्निंग निकलती हैं और शाम तक बद्रीनाथ धाम आपको पहुंचा देंगी, और वहां से भी ये सर्विस आपको अवेलेबल मिल जाएगी। प्लस टैक्सी का ऑप्शन आपके पास है ही, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून से आपको टैक्सीज़ मिल जाएंगी आसानी से। और अगर ट्रेन से आप आना चाहते हैं तो ऋषिकेश तक ट्रेन से आ सकते हैं, उससे आगे आपको टैक्सी से ही आना पड़ेगा, या फिर बस से, या फिर अपनी प्राइवेट व्हीकल से। टू व्हीलर से अगर आप जाना चाहते हैं तो भी आसानी से जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाला रास्ता नहीं है। और ये शिवपुरी है, यहाँ पे राफ्टिंग होती है, तो यहाँ पे कई सारी राफ्ट खड़ी हुई हैं, यहाँ पे आप राफ्टिंग भी कर सकते हैं। और ऋषिकेश जो फेमस है वो है अपने योगा के लिए, आश्रम के लिए, माँ गंगा के लिए और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए। तो यहाँ पे जो आप बड़े बड़े टावर देख रहे हैं ये है बंजी जंपिंग वाले टावर, यहाँ से आपको जंप करवाई जाती है, और काफ़ी ऊंचे टावर हैं ये। जब आप पास में यहाँ जाएंगे तब इनकी ऊंचाई का आपको पता लगेगा। तो ये भी एक अलग तरह का एडवेंचर है। थोड़ा सा ऋषिकेश से हम लोग आगे आ गए हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र। तो जगह जगह पर आपको ऐसी जगह मिल जाएंगी जहाँ पर पहाड़ ऐसे कच्चे हैं और जहाँ पर अक्सर पत्थर या मलबा रोड पर आ जाता है। तो ऐसी जगह पे बहुत ही सावधानी से चलने की ज़रूरत होती है। ऐसी जगह पे हमें बेवजह रुकना नहीं चाहिए, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाएं। अगर कहीं पे स्टॉप लेना ही है तो कोई सेफ जगह, ऐसी जगह रुकें जहाँ पे पत्थर या भूस्खलन का डर ना हो। तो ऋषिकेश जो है वो दिल्ली से है लगभग 250 किलोमीटर दूर, और ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम है लगभग 300 किलोमीटर के आसपास। तो जोशीमठ तक रास्ता काफ़ी अच्छा बना हुआ है, और जोशीमठ के आगे हमें थोड़ा रास्ता आगे ख़राब मिलता है, बट फिर भी कुल मिला करके अब रास्ता काफ़ी अच्छा बना दिया गया है। और अगर आप फ़्लाइट से आ रहे हैं दिल्ली या मुंबई या किसी और शहर से, तो नज़दीकी एयरपोर्ट जो है वो है देहरादून का एयरपोर्ट। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं देवप्रयाग में, और यहाँ पर संगम होता है गंगोत्री से आने वाली भागीरथी नदी और बद्रीनाथ धाम से आने वाली अलकनंदा नदी का। तो यहीं से गंगा जी बनती हैं। आगे जो नदी इन संगम के बाद बनती है, उसी नदी का नाम गंगा जी के नाम से जाना जाता है। तो ये है देवप्रयाग संगम। 5 प्रयागों में से ये 5वां प्रयाग है, और यहीं से गंगा जी बन के स्टार्ट होती हैं। यहाँ पे घाट बना हुआ है, और यहाँ पे नहाने का काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है। चेंजिंग रूम्स भी बने हुए हैं, तो यहाँ पे जो लोग आते हैं वो यहाँ पे स्नान करते हैं, और यहाँ पे संगम जो होता है वो दूर से ही दिखाई देता है। तो ये जो जगह दे रख रहे हैं ये है हनुमान शिला कहा जाता है इसको। यहाँ पे श्री राम के पद चिन्ह बने हुए हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि रावण के वध के बाद श्री राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा, तो अपना ब्रह्म हत्या का पाप दूर करने के लिए वो यहाँ पर आए थे। उन्होंने काफ़ी वर्षों तक तपस्या की थी। तो ऋषिकेश से देवप्रयाग है 70 किलोमीटर दूर, और देवप्रयाग से अब हम आगे निकल आए हैं। हम जा रहे हैं अब धारी देवी मंदिर, जो है लगभग 35 किलोमीटर के आसपास देवप्रयाग से। तो चारधाम यात्रा आप जब भी जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि माँ धारी के दर्शन भी लेना बहुत ही आवश्यक है। माँ धारी को चारों धाम का रक्षक बोला जाता है, पहाड़ों का रक्षक बोला जाता है। तो इसीलिए हम आए हैं यहाँ दर्शन करने। और ये जो मंदिर है कुछ सालों पहले 2013 में कहा जाता है कि केदारनाथ में जो आपदा आई थी उसका मुख्य कारण यही था कि मंदिर की मूर्ति को कुछ ऊपर उठाया गया था, क्योंकि यहाँ पे एक परियोजना चल रही थी, जल परियोजना डैम बनाने की। तो उसकी वजह से तो जैसे ही मूर्ति को उठाया गया ऊपर, उसी दिन
2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी, ऐसा कहा जाता है। बहुत समय से यहाँ पे जाने की इच्छा थी लेकिन मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन आज यहाँ पे जाके बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ से अब हम जा रहे हैं रुद्रप्रयाग की ओर। तो रुद्रप्रयाग यहाँ से लगभग 32 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और रास्ते में आपको बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखने को मिलेंगे जब आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा पे होंगे। तो हम लोग पहुँच गए हैं रुद्रप्रयाग संगम पर। यहाँ पे संगम होता है केदारनाथ धाम की ओर से आने वाली मंदाकिनी नदी और दूसरी दिशा से आने वाली अलकनंदा नदी का। तो इस स्थान को हम रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक भोलेनाथ का मंदिर भी है, रुद्रनाथ मंदिर, इसलिए इस जगह को रुद्रप्रयाग नाम दिया गया है। तो अभी हम आ गए कर्णप्रयाग। लगभग रुद्रप्रयाग से 30-32 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है कर्णप्रयाग और यहाँ पे संगम होता है पिंडर नदी और अलकनंदा नदी का। तो ये कर्णप्रयाग जो है वो थोड़ा बड़ा कस्बा है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन खाने पीने के और होटल्स वगैरह आसानी से मिल जाते हैं। इस जगह का नाम महाभारत के एक प्रमुख पात्र थे कर्ण, जिनको दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है, उनके नाम पे पड़ा है। और फ्यूचर में रेलवे भी आने वाली है कर्णप्रयाग तक। तो हरिद्वार ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे आएगी, तो उसका काम भी अभी चल रहा है। तो अभी हम पहुंच गए नंदप्रयाग। कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग का डिस्टेंस है लगभग 20 किलोमीटर दूर। तो ये है नंदप्रयाग का संगम और यहाँ पे संगम होता है मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का। कहा जाता है कि यहाँ पे नंद बाबा, जो भगवान कृष्ण के पिता थे, उन्होंने यहाँ पे कई वर्षों तक तप किया था, इसलिए इस जगह का नाम नंदप्रयाग पड़ा है। ये भी 5 प्रयाग में से एक है। देवप्रयाग को छोड़ करके बाकी सारे प्रयाग में हमको शांति देखने को मिलती है, लोग नहीं देखने को मिलते हैं, क्योंकि इतना डेवलप भी नहीं किया गया है इन प्रयागों को, और ये थोड़ा डिस्टेंस पे भी है, दूरी पर भी है, तो इसलिए यहाँ लोग कम ही देखने को मिलेंगे। तो अब हम नंदप्रयाग से आगे चल गए हैं, सनसेट होने वाला है। हमने सोचा है कि अब हम चमोली जो पास में है वहीं रुकेंगे। तो हम पहुँच गए हैं चमोली, और नंदप्रयाग से चमोली का डिस्टेंस है सिर्फ 10 किलोमीटर दूर। तो अगर आप बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं या फिर चौपटा तुंगनाथ जा रहे हैं तो यहाँ पे रुकना अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम बजट में होटल मिल जाएंगे और अच्छे रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे कम बजट वाले। तो यहाँ पे आप रुक करके बद्रीनाथ धाम और चौपटा दोनों की यात्रा कर सकते हैं। तो हमने भी ऐसा ही किया था। हमें जाना है बद्रीनाथ, तो यहाँ पे हम रुक गए, हमने स्टे ले लिया था। चमोली में छोटी सी मार्केट है, मेन रोड पे ही हमको स्टे मिल गया था, और होटल भी अच्छा था। ये थाली जो हमने ली थी, रात को हमने डिनर किया तो 120 रुपये में ये थाली मिली थी। इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें खाने को मिली और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। तो ये पॉइंट है, ये आप पहचान सकते हैं। यहाँ पे सामने पुलिस चौकी है और यहाँ से 2 रास्ते जा रहे हैं। लेफ़्ट वाला रास्ता जो जा रहा है वो केदारनाथ की तरफ जाता है और चौपटा की तरफ जाता है, और राइट में जो रास्ता जा रहा है वो बद्रीनाथ धाम की तरफ जाता है। तो अभी हो गई है सुबह और रात को काफ़ी अच्छी नींद आई। रात को ठंड भी हो गई थी, जबकि जून का मंथ है, फिर भी ठंड थी यहाँ पे। तो व्यू देखिए होटल की बैल्कनी से, कितना बढ़िया व्यू है। सामने ही नदी दिखाई दे रही है और खूबसूरत पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। सुबह का समय है, लगभग 6 बजे होंगे। बहुत ही सुंदर दृश्य बालकनी से दिखाई दे रहा है। होटल भी हमारा काफ़ी साफ़ सुथरा था, वॉशरूम बहुत क्लीन था। और ये होटल जो हमने लिया था ये था 4 लोगों के लिए। इसमें 2 डबल बेड पड़े थे और सिर्फ इसकी कॉस्ट हमें पड़ी 1500 रुपये पर नाइट। बहुत ही अच्छा, बहुत ही साफ़ सुथरा, मेन रोड पे चमोली में हमको ये होटल मिल गया। मुझे नहीं लगता इससे कम पैसों में इतना अच्छा होटल कहीं और मिलेगा। देखिए कितनी बड़ी बैल्कनी, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। तो सुबह सुबह का टाइम है और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से बद्रीनाथ धाम की ओर, जो यहाँ से रह गया है लगभग 92 किलोमीटर दूर। तो 92 किलोमीटर दूर है यहाँ से बद्रीनाथ धाम, और ये है चमोली की मार्केट। ये सीन है सुबह के लगभग 6 बजे का। यहाँ से काफ़ी सारी टैक्सीज़ भी मिल जाएंगी आपको, जो आपको बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम
या फिर चौपटा ले जाएंगी। तो अभी हम जा रहे हैं जोशीमठ की तरफ। चमोली से जोशीमठ का डिस्टेंस है लगभग 50 किलोमीटर दूर। रास्ते में अब यहाँ से हमें थोड़ा सा कहीं कहीं पे रास्ता ख़राब मिलता है। अच्छा, अगर आप जोशीमठ में रुकना चाहते हैं तो जोशीमठ में भी बहुत ढेर सारे ऑप्शन है रुकने के, होटल्स बहुत सारे हैं। जोशीमठ काफ़ी बड़ा शहर है बट कंजस्टेड भी है। ये आ गया है पीपल कोटी, ये जगह है पीपल कोटी, छोटी सी मार्केट है और यहाँ पे भी आप रुक सकते हैं। यहाँ पे भी स्टे के और रेस्टोरेंट के अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ से आगे रास्ता थोड़ा नैरो हो जाता है और कहीं कहीं पे काफ़ी ख़राब भी हो जाता है, काफ़ी टूटा फूटा भी हो जाता है। लैंडस्लाइड जोन भी जगह जगह पे हमको देखने को मिलते हैं। तो जोशीमठ की बात बताते हैं तो जोशीमठ जो है वो बहुत कंजस्टेड शहर है। अंदर शहर के अंदर से रास्ता जाता है, बहुत नैरो रोड है और अक्सर काफ़ी लंबे लंबे वहाँ पे जाम लग जाते हैं। तो हम सुबह अर्ली मॉर्निंग इसी वजह से निकल गए ताकि जाम हमें ना मिले, क्योंकि बाद में टूरिस्ट की गाड़ियाँ आने लगती हैं तो फिर लंबा जाम लगता है। एक बस भी आ गई तो भी ट्रैफिक स्लो करते हुए चलती है, तो काफ़ी परेशानी होती है। तो हो सके जितनी जल्दी निकल जाएं उतना अच्छा है। कहीं कहीं पे तो रोड अच्छी मिलेगी लेकिन कहीं कहीं पे रोड काफ़ी ख़राब और चैलेंजिंग भी है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप एक्सपर्ट ड्राइवर को साथ ही लेकर के जाएं अगर आप पहाड़ों में चलाने में सक्षम नहीं है ठीक से। तो रिस्क बिल्कुल भी ना लें। ये जगह काफ़ी रिस्की और ख़तरनाक है और यहाँ पे किस टाइम पे क्या हो जाए कुछ पता नहीं लगता। तो पहुँच गए हम लोग इस वक्त जोशीमठ। तो मेरे पीछे आप जैसे देख रहे हैं कि राइट में जो रास्ता जा रहा है वो यहाँ से जा रहा है ओली यहाँ से 14 किलोमीटर है। और अगर आप रोपवे से जाना चाहते हैं तो आधा किलोमीटर आगे रोपवे है, लेकिन रोपवे बंद है पिछले साल से, तो आगे तक गाड़ी से ही जाना होता है। और लेफ़्ट साइड में जो है वो बद्रीनाथ है। अभी हम लोग रह गए बद्रीनाथ से 45 किलोमीटर दूर पहुंचने वाले हैं, तो थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। जोशीमठ आ चुका है और अब निकल रहे हैं बद्रीनाथ धाम की ओर। तो हम पहुंच गए इस वक्त ओली, और ये जो रास्ता है ये लेफ़्ट में जो जा रहा है ये जाएगा जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ धाम, और राइट में जो जा रहा है यहाँ से है 16 किलोमीटर दूर ओली शहर। तो यहाँ से आधा किलोमीटर दूर रोपवे है जो पहले चला करता था, बट 1-2 साल पहले वो बंद हो गया क्योंकि जोशीमठ में जगह जगह दरारें आई थी, आपने सुना होगा। तो उसकी वजह से रोपवे के एक पिलर में भी दरार आ गई थी, तो तब से वो रोपवे बंद है, वरना यहाँ से डायरेक्ट आप ओली जा सकते थे। लेकिन अब टैक्सी करके जाना होता है। तो ये जगह जो है ये जोशीमठ से आगे पड़ती है, और ये ब्रिज जो है इसमें भी दरार आई थी बट बाद में उसको रिपेयर कर दिया गया। और कहा जाता है जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है विष्णुप्रयाग का, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है एक रीज़न रहा हो जोशीमठ में दरार आने का, ऐसा लोग कहते हैं। पता नहीं सच क्या है झूठ क्या है। जोशीमठ से हम आगे निकल आए हैं और विष्णुप्रयाग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक मॉर्निंग में ढाबे पे रुके थे नाश्ता करने के लिए। जगह जगह पे आपको ऐसे ढाबे मिल जाएंगे रोड साइड, जिनमें फ़ूड काफ़ी अच्छा मिलता है रीज़नेबल रेट्स पे, और टेस्ट भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे हम रुके थे, हमने यहाँ पे पराठे खाए। तो 50 रुपये का एक आलू का पराठा था, और चाय जो थी वो 20 रुपये की थी, तो मैगी भी 50 रुपये की थी। तो अब हम आगे बढ़ गए हैं, रास्ता देखिए और नैरो होता जा रहा है। अब पहाड़ और यहाँ से ख़तरनाक वाले स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि अभी सर पे आ जाएंगे, ऐसे यहाँ पे पहाड़ दिखाई देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा प्रयास है, जितना हो सकता है गवर्नमेंट ने अच्छी से अच्छी रोड बनाने की कोशिश की है। इस वजह से बद्रीनाथ धाम पहुँचना बहुत ही आसान हो गया है। लगातार काम चलता ही रहता है, जहाँ जहाँ पे रोड ख़राब होती है उसको ठीक करते रहते हैं, मलबा गिरता है तो मलबा हटाते रहते हैं। देखिए किस तरह की ये रोड है, कहीं कहीं पे तो बहुत ही ख़राब मिलती है। और अभी हम पहुंच गए विष्णुप्रयाग, जो है 5 प्रयाग में से प्रथम प्रयाग। यहाँ पे नदियों का संगम आपको साफ साफ दिखाई देगा। यहाँ पे संगम होता है धौली गंगा और अलकनंदा नदी का। यह है प्रथम प्रयाग, और ये पड़ता है बद्रीनाथ धाम से थोड़ा सा ही पहले और जोशीमठ शहर से थोड़ा सा आगे।
तो यहाँ पे भी ज़्यादा लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, घाट एकदम सुनसान सा ही है, 5-6 लोग मुश्किल से दिखाई दे रहे हैं। तो ये विष्णु प्रयाग जो है वो सबसे ऊंचा प्रयाग है 5 प्रयाग में और प्रथम प्रयाग है। विष्णु प्रयाग से हम आगे निकल गए हैं और रास्ते और ज़्यादा खूबसूरत हो चले हैं। बद्रीनाथ धाम की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में भी आप लोग रुक सकते हैं, स्टे ले सकते हैं, बट प्री बुकिंग करा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर प्री बुकिंग नहीं भी कराएंगे तो भी बद्रीनाथ धाम जो है वहाँ रुकने की और खाने पीने की कोई समस्या नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे होटल और धर्मशाला हैं, यहाँ पे आसानी से आपको रूम मिल जाएंगे। सीज़न में थोड़ी महंगाई होती है तो वो तो आपको देखना ही पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन काफ़ी सारे मिल जाएंगे। लेकिन आप बजट ट्रैवलर हैं तो आप बद्रीनाथ धाम से पहले ही रुक जाएं तो आपके काफ़ी पैसे बच जाएंगे। जगह जगह पे जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम के बीच में जो रोड है जगह जगह पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। कहीं कहीं पे तो इतनी नैरो है कि एक ही लेन चलाई जाती है, एक बार में गाड़ियाँ निकल जाती हैं, फिर दूसरी लेन स्टार्ट होती है। तो अभी हम पहुंच गए हैं, यहाँ से है, अभी हम पहुंच गए गोविंद घाट और यहाँ से फूलों की घाटी है 17 किलोमीटर और हेमकुंड साहिब है लगभग ऐसे ही 17-18 किलोमीटर दूर। तो इस जगह से ही आप हेमकुंड साहिब की यात्रा कर रहे हैं तो जा सकते हैं और फूलों की घाटी भी जा सकते हैं। रास्ता देखिए कितना ख़राब यहाँ पे आ गया है, एकदम पतली सी रोड है और एक ही लेन चल रही है। दूसरी साइड से गाड़ियाँ तब आएंगी जब इस लेन की गाड़ियाँ सारी पास हो जाएंगी। तो पुलिस वाले ऐसे ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, डिस्टेंस पे खड़े रहते हैं और वॉकी टॉकी से अपना वो डायरेक्ट करते हैं लोगों को कि एक टाइम पे कितने लोग जाएंगे। तो यहाँ पे एक सुंदर सा डैम आया है, यहाँ पे फ़ोटो खींचना लिखा हुआ मना है और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि रुकना मना है। तो ये जगह भी जो है विष्णु प्रयाग के पास में ही है। हनुमान चट्टी हम पहुँचने वाले हैं। तो रास्ता बीच बीच में काफ़ी ख़राब है और ख़ास तौर से जोशीमठ के आगे रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। कहीं कहीं पे तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक रास्ता है और कहीं कहीं पे रोड इतनी नैरो हो जाती है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। और अगर साथ में 2 गाड़ियाँ आ जाएं तो बहुत ही परेशानी हो जाती है, रुकना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है अगर जो भी आएँ तो एक्सपर्ट ड्राइवर को ही लेके आएँ और जिनको पहाड़ों में चलाने का एक्सपीरियंस ना हो तो वो ड्राइवर करके ही लाएँ, तो वही बेस्ट रहेगा। हम लोग पहुँचने वाले हैं बद्रीनाथ धाम, अब पहुँच के फिर वहाँ पे अपडेट देते हैं कि वहाँ पे कैसे क्या है। ये है विष्णु प्रयाग हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे विष्णु प्रयाग जो डैम बना हुआ था उससे आगे बहुत ही खूबसूरत जगह दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे सड़क के पास में ही नदी आपको दिखाई पड़ेगी जो बहुत ही खूबसूरत लगती है। एक तरफ डैम है और दूसरी तरफ खूबसूरत पहाड़ दिखाई पड़ेंगे। ये देखिए कितना सुंदर, ऐसा लग रहा है कि कोई लैंडस्केप, कोई फ़ोटो हम लोग देख रहे हो। ये जगह इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। और मैं बता दूं आपको, बद्रीनाथ धाम जो है वो 4 धामों में से एक प्रमुख धाम है और हर साल अप्रैल या मई में अक्षय तृतीया के दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं और अक्टूबर या नवंबर में भैया दूज के दिन कपाट बंद हो जाते हैं। सर्दियों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, यहाँ पे पहुँचना लगभग नामुमकिन होता है। तो हम पहुँच गए अब हनुमान चट्टी। जो भी लोग इस रास्ते से गुज़रते हैं बद्रीनाथ धाम की ओर या कहीं और, तो वो हनुमान चट्टी पर इस हनुमान मंदिर पर ज़रूर दर्शन करने आते हैं, ज़रूर रुकते हैं। हम भी रुके हैं और यहाँ से माथा टेक कर ही आगे निकलेंगे। कहते हैं इस जगह पे हनुमान जी ने भीम का घमंड तोड़ा था। ये वही जगह है, आपने महाभारत में देखा होगा कि भीम जब जा रहे थे तो हनुमान जी उनको एक वानर स्वरूप में मिल गए थे और वो रास्ते से नहीं हटे थे, तो भीम आगे नहीं जा पाए थे। बाद में उनको हनुमान जी की शक्ति का एहसास हुआ, तब उनका घमंड टूटा था। देखिए बद्रीनाथ धाम से थोड़ा सा पहले ये खूबसूरत सा ग्लेशियर देखने को मिल रहा है। जून का महीना है
और अधिकतर शहरों में जब भयंकर गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है, तो यहाँ पे देखिए बर्फ़ कितनी ज़्यादा जमी हुई है। पूरी नदी ऊपर से जो आ रही है, ग्लेशियर आ रहा है, वो जमा हुआ है और इस जगह पे अच्छी खासी ठंड है। अभी जून के महीने में हमें यहाँ पे अच्छी खासी ठंड लग रही है, तो हमने गर्म कपड़े अपने निकाल लिए हैं। ये भी एक अनोखा एहसास है गर्मी के मौसम में सर्दी का अनुभव करना, तो वो ऐसे ही खूबसूरत और ऐसे ही अनोखी जगह पे आप कर सकते हैं, जो कि उत्तराखंड का बद्रीनाथ धाम है। मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, बादल आ रहे हैं और बद्रीनाथ धाम में बादल कभी भी आ जाते हैं, बारिश कभी भी आ जाती है, तो आप हमेशा अपने साथ रेनकोट या फिर अम्ब्रेला साथ में ही रखें और गर्म कपड़े तो लेके ही जाएं। तो हम पहुंच गए हैं बद्रीनाथ धाम और इससे आगे का वीडियो जो है वो आप सेकंड पार्ट में देखेंगे और उसमें हम आपको बताएंगे बद्रीनाथ धाम के बारे में हर ज़रूरी जानकारी जो भी आपको यहाँ पहुँचने के लिए या रुकने के लिए चाहिए। कैसे दर्शन होते हैं, क्या यहाँ पे कैसे होता है, वो सारी जानकारी हम आपको अगले व्लॉग में देखेंगे, तो उस व्लॉग को देखना ना भूलिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।